एज एन इन्वेस्टर हम जब भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारे जहन में जो सवाल आता है वो ये आता है कि इस इन्वेस्टमेंट के एवज मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम एक रैशनल इन्वेस्टर हैं तो दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट में कितना खदशा है, कितना रिस्क है, कितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो तजाद है रिस्क एंड रिटर्न का, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि किस रिटर्न पे कितना रिटर्न मुझे, किस रिस्क के ऊपर कितना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। तो ये ज़रा सा डिफिकल्ट काम है और इस मसले का हल पूरी दुनिया आज भी तलाश कर रही है। तो इस मसले को हल करने के लिए एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट आया और 1990 में उसने एक बेहतरीन किस्म की थ्योरी प्रेजेंट की जिसमें उसने कॉन्सेप्ट बताया कि ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है। और इस इकोनॉमिस्ट को उस कॉन्सेप्ट के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आज पूरी दुनिया उस नोबेल प्राइज़ होल्डर को हैरी मार्कोविट्ज के नाम से जानती है। उसने कॉन्सेप्ट दिया कि आप अपने पैसे को इस अनसब तरीके से इस्तेमाल करें कि जहां मैक्सिमम रिटर्न हो, मिनिमम रिस्क हो, और उस कॉन्सेप्ट को दुनिया आज ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानती है। तो आज ये पूरी वीडियो जो हम लोग यहाँ देखेंगे, इस पूरी वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे कि वो कौन सी हमारे पास स्टॉक मार्केट के शेयर्स हो सकते हैं जहां हमें रिटर्न मैक्सिमम मिले और रिस्क हमारा मिनिमम हो। तो वो आज हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे पूरा एक थोरो वर्क करेंगे फ्रॉम स्क्रैच डेटा टू फाइनल मॉडल। तो ये बात तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है। हमारे फाइनेंस में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इफ यू हैव 1 मिलियन, राइट, तो डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो वो सारा का सारा 1 मिलियन आपने किसी एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डाइवर्सिफाइड करना है, उसको बायोफिकेट करना है ताकि रिस्क मिटिगेट किया जा सके। तो ये मिक्स रिस्क मिटिगेशन के जो आर्ट है, बेसिकली इट इज फ्रॉम द ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ हैरी मार्कोविट्ज। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, व्हेन आई गो टू द स्टॉक मार्केट, मेरे जहन में सबसे जो बेसिक या फंडामेंटल सवाल आता है कि वो कौन से शेयर्स हैं जिनको मुझे परचेज करना चाहिए और उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो आज ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर या पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऊपर, दुनिया में एक बेहतरीन किस्म की डेजिग्नेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्रिएट हो चुकी है और उस डेजिग्नेशन का नाम होता है फंड मैनेजर। उनका काम ही ये होता है कि वो एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसपे ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लागू हो रहा होता है, रिटर्न मैक्सिमम और रिस्क मिनिमम हो रहा होता है। वो ऐसी कौन सी गीजर सिंगी यूज करते हैं कि जिसपे वो इतना जबरदस्त अट्रैक्टिव रिटर्न क्रिएट करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ, जो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता स्टॉक मार्केट है। तो हम वहीं से कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही बेसिक ये फंडामेंटल क्राइटेरिया से आपको लेकर चलूंगा। ये सबसे पहला काम है हमारी इस वेबसाइट पे जाना। ये है VIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी की वेबसाइट। इसके अंदर आप जाते हैं नॉलेज सेंटर और यहाँ आप देखते हैं सेक्टर अपडेट्स। ठीक है, ये सारे लिंक्स मैंने बना दिए हैं आपके लिए और ये एक्सेल की शीट में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो पहला आ रहा है ना, म्यूचुअल फंड स्टार रैंकिंग रिपोर्ट, ये जब मैं खोलता हूँ तो मेरे पास ये वाला PDF खुलता है, दिस वन। और इसके अंदर मैं देखता हूँ इक्विटी वाले, सिर्फ जो इक्विटी वाले हैं उन फंड्स को देखता हूँ और उनमें देखता हूँ 1 स्टार कौन कौन से। 1 स्टार इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब इसने स्टॉक मार्केट के सबसे अच्छे स्टॉक परचेज किए हैं जब भी इसका रिटर्न सबसे ज्यादा आ रहा है। तो वो कौन से स्टॉक हैं, वो कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो मुझे तब मिलेगा जब मैं इस HBL इन्वेस्टमेंट फंड क्लास A की रिपोर्ट खुलकर देखूंगा, यानी इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट, वो भी मैंने डाउनलोड कर ली है। तो ये 1 स्टार आ रहा है थ्रू आउट द 4 पीरियड्स। इसी तरह से इसी का दूसरा फंड होगा, ठीक है, JS HBL ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये आ गया ग्रोथ फंड, ये भी बना। इस तरह से मैंने 4 फंड्स निकाले हैं जिनमें इक्विटी में होते हुए उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, 1 बिलियन प्लस का, यानी 1 अरब से ज्यादा का पोर्टफोलियो, उसको वो मैनेज कर रहे हैं। पैसा कहाँ लगा रहे हैं, अच्छे रिटर्न कैसे कमा रहे हैं, और ऐसा रिटर्न सबसे अच्छा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो हमें तब पता चलता है उनकी FMR या फंड मैनेजर रिपोर्ट खोल कर रखते हैं। तो मैंने ऊपर ये खोली में फंड मैनेजर रिपोर्ट्स, इनके पाथ आपको दे दिए। तो इन रिपोर्ट्स के अंदर आप जब आते हैं तो ये इस तरह की रिपोर्ट होती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ आ जाऊँ HBL में, तो मैं देखता हूँ ये मुझे बताता है कि मैंने जो शेयर सारे लिए वो लिए OGDCL के। इसी तरह से मैं अगर इसकी दूसरी रिपोर्ट में आता हूँ जो कि थी ग्रोथ HBL ग्रोथ फंड, और उसका था HBL ग्रोथ फंड A जो 1 स्टार पे आया था, उसने भी OGDCL में लिए।
इसी तरह से एकेटी का भी 1 स्टार था, यानी हाईएस्ट रैंकिंग, तो उसके टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ आगे के भी मैंने अपना सारा पैसा कैसे डिवाइड किया। दिस इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये वाला काम हमें करना है। हमें भी 10 कंपनी शेयर जो है वो उठानी है, और उनमें बेसिकली पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये मैंने सब कर करा कर एचबीएल का भी लिया, और फिर फैसल स्टॉक फंड का, ठीक है, इसके भी 10 उठा लिए। फिर आखिरी में मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी जो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, उससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। वो ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास वो तमाम आ रहे थे स्टॉक्स जहां इन पांचों छह 1 स्टार म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की हुई थी। मैंने इनमें टॉप निकाल ली। चूंकि अब मैं काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ये पता है कि स्टॉक मार्केट में एज ऑफ टुडे जून में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तेजी आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 20 कंपनियों को छोड़ा, और अपनी इंट्यूटिव यानी अपनी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बेसिस के ऊपर मैं अभी एज अ ब्लैंक मैंने काम नहीं किया, लाइव काम करके आपके सामने इसका पोर्टफोलियो बनाकर दिखाता हूँ। तो इन कंपनीज के मैंने स्टॉक के जो रिटर्न्स थे वो कलेक्ट कर लिए। अब इन कंपनी के स्टॉक के रिटर्न मैंने कहाँ से कलेक्ट किए, वो मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। तो ये सारे लिंक्स मैंने यहाँ बनाकर डाल दिए आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वो बेस्ट एफएमआरसी, ये वो सारे लिंक्स हैं। इनमें जो एक investing.com वाला लिंक है ना, मैं इसको खोलता हूँ, और यहाँ से आपको एक एक के प्राइस निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी इसमें जो सिलेक्ट किया है मैंने, वो था सबसे पहला वाला बैंक अल्फला। तो मैं बैंक अल्फला को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँ, और इसके मैं सर्च बार में जो मैंने लिंक यहाँ दिया यहाँ डाल दो। तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ बैंक अल्फला सर्च करके देगा। स्ट्रॉन्ग विद इट, ये आ गया बैंक अल्फला, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब आप खुद कीजिएगा, तो इसमें टाइम लगता है। फिर मैं आऊंगा हिस्टोरिकल डेटा के अंदर। 13-12 महीने का मुझे रिटर्न चाहिए। मैं एक साल के ऊपर पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा हूँ, वैसे 10 साल पे भी होते हैं, लेकिन 12 महीने इज इनफ एज फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आप जाए मंथली के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अब अगर 12 महीना कर रहा हूँ तो मैं जून लगाऊंगा, जून जुलाई लगाऊंगा, जुलाई 23, ठीक है। ये आ गया 23, और ये आ गया जुलाई, इसकी 30-31 तारीख। अप्लाई कर दिया, 13 महीने का मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। ये अब मैं अप्लाई करने के बाद डाउनलोड का बटन प्रेस करूंगा, तो मेरे पास ये फोल्डर में आ जाएगा, जो मैंने फोल्डर में यहाँ अपने पास रखा हुआ भी है। तो मैं ज़रा फोल्डर पे हूँ, जूम बंद कर देता हूँ सारे, जी। तो बैंक अल्फला का रिटर्न आ गया। अब जब बैंक अल्फला का रिटर्न मेरे पास आएगा, तो वो ज़रा इस फॉर्मेट में होगा। जस्ट अ सेकेंड, का काम खत्म, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कोई भी खुल जाए, मैं आपको ज़रा इसमें, हाँ ये भी इसने कॉमा डिलीमिटेड हुआ है, तो मैं इसको सही करता हूँ, और आपको उसके रिटर्न दिखाता हूँ। बस इसमें एक छोटा सा काम आपने करना होता है, वो काम ये होता है कि आपने बेसिकली इसके सॉर्टिंग करना होता है, जो सॉर्टिंग ये कर कर आपको देता नहीं है, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग आपको करना पड़ेगी। जो पुराना होगा मंथ, वो आखिरी में, यानी 23 जो है पुराना है इसलिए आखिरी में, लेटेस्ट वाला सबसे नीचे आएगा। ये बेसिकली सेटिंग होती है। इसका कॉलम जो जी है ये सारा आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो ये आपने करना है कॉपी पेस्ट। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसमें भी वही वाला सेम सेम काम होगा। सॉर्ट करेंगे पहले, फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आखिरी कॉलम जी, सबका एक जैसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम आ जाए आगे, और इसमें ये 12 महीने के तमाम जो मेरे पास स्टॉक, 10 स्टॉक मैंने चूज किए थे, उनके वो रिटर्न्स आ गए सारे, ठीक है। इन रिटर्न्स के ऊपर हम पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो मैं भी काम करना है, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पहले बता चुका था, दिखा चुका था, इसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। तो पहला काम तो मैं ये करूंगा, सबके एवरेज लूंगा, यानी ये जो आ रहे हैं इनके मैं एवरेज लेना शुरू कर दूं, ठीक है। एवरेज बना लूं जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि एवरेज के ऊपर ही हम काम करते हैं, सारा का सारा एवरेज आउट कर रहे होते हैं हर चीज़ को, ठीक है। हर किसी के एवरेज लेने के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगला स्टेप हमारे पास जो है ई गार्ड एच बी एल 2 बार आ रहा है, तो वो मैं से कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। असल में पुराना डला हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया सही, इसको मैं सही कर लूँ, ठीक है। ये सही हो गए सारे। ओ जी टी सी एल का भी मैंने एवरेज आउट कर लिया, सारे के सारे ऐसे ही एवरेज आउट करूंगा मैं। असल काम इसके बाद स्टार्ट होगा जो मैं आगे करना है।
ठीक है। ठीक है, तो एवरेज रिटर्न 1 साल के मेरे पास सब पे आ गए। अभी मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं 10% सब पे लगा रहा हूँ। और इसके अंदर सबसे बड़ा काम होता है यही है कि आपका पोर्टफोलियो का जो मॉडल है वो डिफाइन करता है कि मैं कितने रिटर्न पे कितना परसेंट या कितना वेट यहाँ लगाऊं। अगर मुझे 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 मिलियन में कितने पैसे बीएफएल के शेयर में लगाऊं, कितने पैसे एंग्रो में लगाऊं, कितने पैसे एचबीएल में लगाऊं या जेएस इन्वेस्टमेंट में, ओजीडीसीएल में। तो वो वेटेजेस जो होती है, असल में वेटेजेस निकालना ही तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कि किस में कितना पैसा लगाया जाए। स्टॉक तो मैंने शेयर सिलेक्ट कर लिए, लेकिन किस में कितने लगाने हैं असल काम ये वाला है आपका। तो पहला स्टेप तो मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पहले इनके सबके वो कोरिलेशन निकालूंगा। कोरिलेशन बताते कि इन लोगों में आपस में रिलेशनशिप कैसे है, ये 10 स्टॉक आपस में मूव करते किस तरह से, वो उसकी को मूवमेंट क्या है, वो फिर कोवेरियंस में इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके पास पोर्टफोलियो का इंटायर पोर्टफोलियो का रिटर्न और उसका रिस्क कैलकुलेट हो जाता है, जो हमें करना है आगे, जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन अभी तक कहते आ रहे हैं, हैरी मार्कोविट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, हम अगला काम ये करेंगे कि पहले तो हम इसके ऑप्शन ऑन करेंगे। ऑप्शन ऑन करने के लिए हमें इसमें जो टूल यूज होंगे, एक तो है सॉल्वर, मैं लिख देता हूँ सॉल्वर, और होगा एनालिसिस टूल पैक। ये दो हमारे पास हैं जो हमने अभी यूज करना है। तो सॉल्वर और एनालिसिस टूल पैक ऑन करने के लिए हम जाएंगे फाइल में। मेरे पास ऑलरेडी हुए हैं लेकिन मैं सिर्फ समझाने की हद तक कर रहा हूँ। ऑप्शन में जाएंगे आप, ठीक है, एडेंस में जाएंगे, गो करेंगे। ठीक है, यहाँ अब बदकिस्मती से मेरे पास रशियन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन रशियन आपके पास नहीं आ रहा होगा, आपके पास इंग्लिश में आ रहा होगा। तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन को आप ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास डेटा वाले बार के अंदर सॉल्वर और डेटा एनालिसिस टूल पैक दोनों आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें पूरे पोर्टफोलियो के लिए यूज करना है। तो अभी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो काम करेंगे अभी, उस काम के लिए हमें यूज करना है डेटा एनालिसिस टूल पैक। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी कोरिलेशन पे सेट हुआ हुआ है, मैंने ओके कर लिया। इसमें 3 चीजें होती हैं यूज करने के लिए। पहले इसको आपने बताना होता है इनपुट रेंज, तो 10 नाम के साथ लेना है, यानी B1 से लेकर B12, और यहाँ आ जाए K12 तक। तो B1 से K12 तक आपने ले लिया इसको। लेबल्स कर लिए कि फर्स्ट रो में, यानी जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो उसके पास पहली रो के अंदर सबके नाम लिखे हुए आना चाहिए। आउट रेंज मैंने कर दिया A16, यानी A16 ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा, इसको वीडियो को आप स्टॉप करके देख सकते हैं, रोक सकते हैं, और समझ में आ जाएगा। अब जब मैं ओके करूंगा तो मेरे पास ये इसके कोरिलेशन कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। सेकंड काम मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर ये खाली रहेंगे तो यहाँ पर हम इसका बेसिकली, जब मैं इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न और इसका रिस्क कैलकुलेट करूंगा, तो ये जो ब्लैंक्स है ये मेरे लिए मसला करेंगी, और उसमें फॉर्मूले के अंदर इसको वो एज एन एरर शो कर देंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ और इन सबके सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ खाली वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर मैंने ये ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट और ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये मैंने कर लिया, इसको कॉपी किया, दोबारा इस एरिया में आया। अब मैं अपने कर्सर को रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ES। ठीक है, यहाँ मैं इसको वैल्यूज में करूँगा। ऑल्ट ES करने के बाद पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपके पास आएगा, ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ मैं करूँगा स्किप ब्लैंक्स। जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे पास इस तरह से ये मिरर इमेज इसकी यहाँ आ जाएगी। तो अब मेरे पास क्या हुआ, पूरा टेबल भर गया। इसका नाम है कोरिलेशन। यहाँ से मैं कोवेरियंस निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी उसके अंदर दिया हुआ। तो फॉर्मूला के पास ये आ रहा है आपके पास। मैं सम प्रोडक्ट लगाऊंगा, किसका लगाऊंगा वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जिक्र किया मैंने यहाँ। अब ये सम प्रोडक्ट आपका आ रहा है वेट्स का और इसके रिटर्न का। रिटर्न मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू वेटेड रिटर्न हो जाता है ना, तो ये वेटेड रिटर्न आपका पूरा पोर्टफोलियो का आ गया, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आपके लिए। ओके करूंगा हो जाएगा। सेकंड वाले में मसला है कि मैं जब इंटर करूंगा तो इंटर नहीं करेगा, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इज इक्वल का साइन अप आया, इसको मैंने ओके कर लिया। अब क्योंकि कोरिलेशन मैंने जो कैलकुलेट किया था उससे मुझे बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस निकालना है। ठीक है, या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्ट वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है बेसिकली, कि कितना रिस्की ये पोर्टफोलियो है। रिटर्न तो मेरे पास आ गया, दो एलिमेंट होते हैं ना, रिटर्न एंड रिस्क। रिटर्न मैंने कैलकुलेट कर लिया, वेटेड रिटर्न कह लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लिया। अब मुझे इसका मुतवक्का या एक्सपेक्टेड रिस्क भी तो कैलकुलेट करना है ना।
अगर 10-10% सब में मैं अपने पैसे डालता हूँ, 1 मिलियन यानी 1-1 लाख रुपए हर फर्म का शेयर ले लेता हूँ, तो मुझे कितना रिटर्न होगा और कितना रिस्क होगा ये कैलकुलेट करना है बेसिकली मुझे। ठीक है, अब आगे आ जाए आप। तो अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ट्रांसपोज का, तो इसमें जो ओ वाले हैं आपके पास, यानी जो पोर्टफोलियो का मैट्रिक्स आ रहा है, इसको 2 मरतबा यूज करना पड़ता है। फॉर्मूला यहाँ MMULT ट्रांसपोज, ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स, उसके साथ वेटेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स को। तो यहाँ जब आप इंटर करेंगे तो आपको एरर दे देगा इस तरह से। आपने इंटर नहीं करना होता, आपने क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो जाकर आपको कैलकुलेट करके देगा। इसका मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये बड़ा रिस्की पोर्टफोलियो 46.44, तो काफी रिस्की बन गया ना। अगर ये कम होगा तो अच्छा है, ज्यादा है तो कम। यानी 2% रिटर्न के ऊपर मुझे 40% रिस्क में रहना पड़ेगा। बड़ा मतलब ट्रिकी है। 2% कमाने के लिए मेरे पास मसला क्या आ रहा है कि मेरी आधे पैसे रोड हो सकते हैं उसमें। ये बड़ा रिस्की काम है। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, 2% यहाँ ले लिया। अब मैं बोलता हूँ अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कह देता हूँ भाई मुझे चाहिए रिटर्न 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, ये सब अभी भी इंटरेस्ट रेट से कम है, 11%, 12%। लेकिन हम देखते हैं कि मेरा मॉडल किस तरह से इसको डिटेक्ट करता है। अब अगर मैं कहूँ 2.16 जो आ रहा है वो 10% पे आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज 2.16। लेकिन अगर इसका मैं पोर्टफोलियो का रिटर्न 3% चाहता हूँ, तो अब मुझे सोल्वर में जाना पड़ेगा, और सोल्वर में कंडीशन लगाना पड़ती है। तो पहली कंडीशन तो इसमें ऑलरेडी लगी हुई है कि इसमें ये कहता है कि भैया देखें, आपने सेट ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, वो क्या है, L30, यानी कि जो मेरे पास 2.16 आ रहा है इसको सेट करना है। यहाँ मुझे बेसिकली जो बाय चेंजिंग ओ वाला मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ओ वाले आपके पास कौन से, वेटेजेस, ये वाले। इन वेट्स को चेंज करने हैं आपने। ठीक है, पैरामीटर क्या यूज करना है, आपको कहता है कि भैया देखो, मसला ये है, जो आपके पास L29 है बेसिकली रिटर्न है, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। चेंज में आता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी मुझे 3% चाहिए। राइट, 3% मैंने ओके कर दिया। और मैं कहता हूँ इन सब का सम, यानी जो पूरा आप ऊपर वेटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली ये जो वेट्स हैं आपके पास, जो मैं आपको अभी ऊपर दिखा रहा था, वो 100% होना चाहिए। ये वाले वेट सारे 100% होना चाहिए, 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और मैं अगर इसके ऊपर ओके करूंगा, अगर 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो पोर्टफोलियो आउट हो जाएगा ना। 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना सारे के सारे। अगर 1 मिलियन है, 1 मिलियन 1 मिलियन रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 मिलियन हो जाए, मतलब 20 मिलियन हो जाए, 30 मिलियन, ऐसे नहीं। मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 मिलियन मेरे पास पैसा है, 1 मिलियन में ही करना है जो करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। 100% इसलिए लगाया है यहाँ पर। अब जब मैं सॉल्वर सॉल्व करूंगा तो यहाँ मुझे बता देगा ये। देखूंगा ओके। देखें अब आपके सामने क्या हुआ, रिटर्न हो गया 3%। ठीक है, इससे पहले जो हमने काम किया था वो एक्चुअल काम किया था, और रिटर्न हो गया 3%। उसका रिस्क जो हो गया वो 38%। आप रिस्क कम हो रहा है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां रिस्क और रिटर्न सबसे कम, रिस्क ज्यादा हो और रिस्क कम हो और रिटर्न सबसे ज्यादा हो। तो अब मेरे पास ऊपर देखो वेटेजेस चेंज हो गई, इसने कहा ये वेटेजेस यूज कर लो। तो मैं कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए 4% के ऊपर, वही सेम कंडीशन यूज करूंगा, सॉल्वर में जाऊंगा। सिर्फ एक कंडीशन मुझे चेंज करनी है, ये वाली, जिसको चेंज करने के लिए मैं कहूंगा मुझे करना है 4%। और अब मुझे बताओ कि मुझे ऊपर वेट्स कितने चेंज करने हैं। ओके किया, तो यहाँ हो जाएगा 4% और रिस्क हो जाएगा कम। ठीक है, ये 4% हो गया और रिस्क हो गया कम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि जो यहाँ वेटेजेस हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। नीचे आपके पास वो डिस्क्रिप्शन बन रही है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपके पास आगे कि भाई 2.16 पे आपके पास रिस्क कितना था, रिटर्न कितना था। इसने कहा भाई रिटर्न जो था वो 2.16 था, रिस्क था आपके पास 46%। ठीक है, 3% रिटर्न पे 38। ठीक है, 4% पे 55। अब इसका मतलब है कि 3% से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वहाँ रिस्क बढ़ता जा रहा है उसका। ठीक है, और पोर्टफोलियो की शेयरिंग होता जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वहाँ आप देखें ना, पहले आप जो 10% एबर्ट में लगा रहे थे, फिर उसने कहा 36% एबर्ट में लगाएं आप, फिर कहा 34% इसमें लगाएं एबर्ट में। ठीक है, एंग्रो में लगाएं आप 24%, 10%, 24%, 6% एकदम गिरा दिया उसने। क्या हो रहा है, जो बेस्ट कंपनीज है वो सिलेक्ट करते जा रहे हैं, बाकी सबको वो जीरो करते जा रहा है। जैसे पहले 10-10% था, अब वो 0-0 हो गई है।
ये 10% था, वो 0 हो गया। तो रिटर्न की बेसिस के ऊपर, यानी ये जो रिटर्न है इसकी बेसिस के ऊपर क्या कर रहा है, वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इस तरह से अब मैं 5% पे कर लूँ, फिर थ्रू आउट 12% तक करके देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। मैं 5% पे करूँ, चेंज किया, 5% पे करने के बाद मेरे पास रिटर्न आ जाता है 5%। मैं कहता हूँ कीप इट, ठीक है। और उसके जो ये हैं पोर्टफोलियो, एक टाइम आएगा कि एक सारा का सारा 1 मिलियन वो एक ही किसी स्टॉक के अंदर डालना होगा मैक्सिमम रिटर्न कमाने के लिए। मैंने 5% पे कर लिया, ओके हो गया। ठीक है, फिर सॉल्वर में जाऊँ, फिर चेंज करूँ, अब इसको मैं 6% करूँ, ठीक है। ओके किया, रिवर्ट कर लिया, सॉल्व, ठीक है, ओके कर लिया, 6% रिटर्न आ गया मेरे पास। बस आई गेस इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ रहा हो। तो अगर कुछ भी कर लो, तो मैक्सिमम जो कमा सकते हो उसके ऊपर वो 5.16 इस पोर्टफोलियो पे, इन 10 कंपनीज पे। इससे ज़्यादा आप कमा ही नहीं सकते, क्योंकि सारी कंपनीज ने जीरो कर ली, सारा पैसा उठाया और यूबीएल के अंदर डाल दिया। विच मीन्स कि अब मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां 1% में अगर अपना बढ़ाना चाहूँ, यानी 3 से 4% जाऊं, तो मेरा रिटर्न कितना बढ़ता है और रिस्क कितना बढ़ता है। तो मेरे पास ये डिफरेंसेस बने हुए डिसीजन वाले आपके सामने है कि जब मैं यहाँ डिसीजन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार देखो मेरा जो पोर्टफोलियो का रिस्क है ना, वो 2 से 2.16 से 3 पे जाता हूँ तो मैक्सिमम हो जाता है, इसके बाद फिर वो नेगेटिव होना शुरू होता है। ठीक है, दिस इज नॉट राइट वे। हमें फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा 3, क्योंकि इसके बाद जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना मेरा रिस्क बढ़ेगा। रिटर्न बहुत शायद कम बढ़े लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखिए ना, 55% रिस्क हो गया, 84% हो गया रिस्क, फिर 100% या तो आएगा जाएगा। तो रिस्क हमें मिनिमम रखना है, ठीक है। यहाँ 46 था, यहाँ 38 हो गया, यानी कि 2.16 पे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो नहीं था। ये वाला मेरा जो पोर्टफोलियो है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ मेरा रिटर्न मैक्सिमम है और रिस्क जो है वो, रिटर्न मैक्सिमम है, रिस्क जो है वो मिनिमम है। तो मैं अब क्या कहता हूँ, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आगे क्या करना है, ये तो सारा स्टैटिस्टिकल मॉडल था जिसपे मैंने, मैथमेटिकल मॉडल जिसपे मैंने एक पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया। और इसका जरा जो इस तरह का हिसाब है बहुत गंदा बनेगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ से मैं अगर इसको हटा दूँ और रेंज इसकी कम कर लूँ तो ये सही हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक रेंज अगर हम कर लें इसकी, तो ये सही हो जाएगा आपका। ये आ गया एफिशिएंट फ्रंटियर। तो आप यहाँ देखें ना, तो 3% के बाद जैसे ही मूव कर रहे हैं आपका रिस्क भी बढ़ रहा है, रिटर्न शायद इतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रिस्क, रिटर्न 1% से बढ़ रहा है, रिस्क आपका 50%, 30%, 40% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपने ये देखना होता है। आपने कहूँगा सिलेक्टेड कौन सा वाला, भाई सिलेक्टेड मेरे पास कर लें ये वाला, ये सिलेक्टेड नहीं है, दिस इज नॉट द सिलेक्टेड वन, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब ये मेथड इन्होंने दिया हैरी मार्कोविट्ज ने, इसके बाद एक आए जिनका मशहूर और मारूफ नाम था आ, माइकल पॉम्पियन। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा भाई देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप जो जो भी अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं बल्कि 3 पे इसको सेट कर लूँ जरा, फिर हम बात आगे करते हैं। सॉल्वर में आ जाए, 3 पे आ जाए, चेंज कर लूँ उसको मैं 3। ये मैक्सिमम वाला मैंने यहाँ कर दिया 3% रिटर्न, ठीक है। 3% वैसे तो बहुत कम है, सीधा सीधा आप बैंक में पैसे रख लो, वहाँ आपको 16-17% तो अभी मिल जाएगा, और बहुत अच्छा मिल जाएगा इससे ज़्यादा। तो ये तो हम कंस्ट्रक्शन सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर जब करोगे तो आप वहाँ मेरे ख्याल से ठीक ठाक कर सकते हो। ये तो हमने खैर एक महीने का किया है 3%, और सही है, नॉट दैट बैड। मल्टीप्लाई कर लो उसको 12 से तो अच्छा खासा तुम्हारे पास रिटर्न बन जाएगा। सो दिस इज फॉर द 1 मंथ, 3% बहुत अच्छा है, नॉट दैट बैड। 12 कर दो तो दैट विल बी अराउंड 36% ऑफ द ईयर। मतलब बहुत बेहतर है, बहुत रिस्क, उससे रिस्क से तो ज़्यादा ही अच्छा है, उसका रिस्क फ्री रेट से तो ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा, माइकल पॉम्पियन ने क्या कहा, इसने बोला देखो यार भाई, आप जो भी काम करते हो आप काम करो, जब आप ट्रेडिशनल यानी ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट से एक सर्टेन कुछ अपना बेसिकली जो है, व्हाट शुड आई से, कि आप उसमें रिटर्न से पोर्टफोलियो की रेसिपी से रिटर्न कैलकुलेट करते हो, तो दैट मस्ट नॉट बी 100%, उसमें कुछ बिहेवियल बायसेस होती हैं। वो कहते हैं कि इंसान की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं यार देखो, आप जो मैथ समझा रही है ना, हो सकता है वो वाली चीज़ 110% ठीक ना हो, लेकिन आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट की हर नॉर्म से वाकिफ हो, तो आपको खुद भी अपनी इंट्यूटिव यानी अपनी ज़ात से कुछ सर्टेन परसेंटेज में अमेंडमेंट्स करना चाहिए।
आसान अल्फाजों में कहूँ तो वो कहते हैं कि जो परसेंटेज यहाँ वेटेजेस आ रही हैं, ये वाली वेटेजेस, इन पे अंधा भरोसा ना करो। ठीक है, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और इन वेटेजेस को इनफैक्ट यहाँ लगाकर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100% से। ठीक है, इन वेटेजेस के ऊपर आप अंधे ना बने, आप इनके अंदर सर्टेन चेंजेस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मार्कर जो हमारे थे माइकल पॉम्पियन जो थे, इन पे जब मैंने काम करके देखा, ये 0 0 जहाँ आएगा वहाँ मसला करेगा। ठीक है, इनको मैं 0 0 0.001 कर दूँ, वो असल में इसके एल्गोरिदम के ऊपर मसला है, तो वो सेट हो जाएगा। या ज़ीरो करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, इसको भी ज़ीरो कर दूँ तो कोई मसला नहीं है। तो 53% हो रहा है। वैसे जीरो करने में कोई मसला नहीं होगा था। तो ये मेरे पास वो था वेटेजेस जो मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट किए कि भाई मैं इन कंपनीज के अंदर इतना इतना परसेंटेज लगाऊंगा तो जाकर मुझे इतना पैसा मिलेगा। माइकल पोम्पियन कहता है कि यार इसमें मसला ये है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा नुमेरिक हो चुका है। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर। अब आप इसको बेहतर करने के लिए जाहिर है कि अगर आपका बायस एडजस्टमेंट फैक्टर 25 से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि फाइन ट्यूनिंग चाहिए कि आपको अपने मॉडल में वेटेजेस जो या ये वाली वेटेजेस आ रही हैं इसमें आपने कुछ कम 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 ज्यादा करना होगा। तो इन वेटेजेस को मैं कॉपी करता हूँ और 53 को सेट करने के लिए मुझे अब फाइनल मॉडल में जाना पड़ेगा जो कि ये वाला है। ठीक है, यहाँ मैं इसको सेट करने के लिए अपनी साइंस लगाऊंगा कि मुझे किस पोर्टफोलियो के अंदर कितना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, आंसर मेरा 25 से कम होना चाहिए। 25 से कम आ गया इसका मतलब फिर वो बेस्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा ट्रेडिशनल और बिहेवियरल फाइनेंस दोनों को मिलाकर। तो ये ट्रेडिशनल वाला था। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ यार मुझे जो है सॉरी यहाँ मुझे वेटेज डालनी है, सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी 36% मुझे कह रहा है, मैं कहता हूँ यार 36 नहीं, मैं यहाँ 30% लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे ये कहता है 20% में कर लेता हूँ। 19 ठीक है, 5% ठीक है, इसको भी 5% कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5% कर लेता हूँ। ठीक है, इसको 5 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ, इसको 5 कर लेता हूँ। अभी तो 120 हो रहा है, 100 करना है मुझे। तो 120 में से मैं इसको 20% करता हूँ, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, 5 ही ठीक है। ठीक है, इसको 15, इनफैक्ट इसको 15 कर लेते हैं। तो ये ज़रा एरर पता नहीं, आई डोंट नो क्यों दे रहा है ये, ज़रा सी इसका इसका एरर है। अच्छा, जहाँ जीरो है हम उसको जीरो रखते हैं अभी, फॉर द टाइम बिंग इसको जीरो रखते हैं। 23% पे आ गया। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और सेट करता हूँ। अच्छा यहाँ मिस हो रहा है 25, 25, 28%, इसमें नहीं बढ़ा सकता, मैं इसको करता हूँ 30%। हाँ, 20%, 15%। ठीक है, ये पोर्टफोलियो अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा बेस्ट पोर्टफोलियो हो जाता है कि यहाँ मैंने ज़्यादा पैसे लगाना है, बैंक अल्फला में लगाना है। ठीक है, और उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास जो बिहेवियरल बायसेस के एडजस्टमेंट फैक्टर लगाकर मैं करता हूँ वो मेरे पास आता है ये वाला वेटेज। यानी 30% एक जगह लगाऊंगा, 20% इसमें लगाऊंगा, एंग्रो में लगाऊंगा, ईएफयू में लगाऊंगा, 15% एंग्रो में लगाऊंगा, बाकी 5 5 5 सब में लगा देता हूँ। ठीक है, यूबी ने 5%, हालांकि एक्चुअल में मुझे 5% नहीं बोला था, उससे भी कम बोला था। ठीक है, तो ये जब मैं पोर्टफोलियो यहाँ एडजस्टमेंट करता हूँ तो मेरे पास बेस्ट पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये आज की पूरी वीडियो थी कि हम कैसे ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं स्क्रैच डेटा से। यानी रिकैप अगर कर दूं, मैंने ये स्क्रैच डेटा उठाया था रिटर्न्स वाला, उससे पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, इसकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगे अवेलेबल। ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं सारे के सारे। ठीक है, ये एक्सेल शीट भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं है अवेलेबल तो ये जो आखिरी में डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है यहाँ से आप क्लिक करें, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके ऊपर आप सारा का सारा पोर्टफोलियो आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रियल टाइम डेटा के ऊपर। तो ये भी सारा रियल टाइम डेटा यानी आज के डेटा के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। थैंक यू सो मच, तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू इमीडिएटली। थैंक यू।